वेलकम टू योर स्टडी चैनल G10 क्लासेस। छात्रों, आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी के चैप्टर 1 से लिए गए हैं। बोर्बो राजवंश लुई 16 गद्दी पर कब आसीन हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए 1774। बोर्बो राजवंश का जो लुई 16 था वह 1774 में गद्दी पर आसीन हुआ था। दूसरा प्रश्न है 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने एसेस में बटा हुआ था? तो 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एसेस में बटा हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। वो 3 एसेस थे, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग जिसको अमीर वर्ग भी कहा जाता है, और तीसरा ऑप्शन था साधारण वर्ग या कृषक वर्ग। तीसरा प्रश्न टाइल क्या था? आपके 2 प्रश्न बनते हैं। टाइल प्रत्यक्ष कर था। टाइल क्या था? प्रत्यक्ष कर था। एक दूसरा प्रश्न आता है इसी में, टाइड क्या था? दिस इज टाइड। टाइड एक धार्मिक कर था। ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होंगे। टाइल एक प्रत्यक्ष कर है जो कि टाइड एक धार्मिक कर है। अगला प्रश्न नंबर 4, 18वीं सदी में फ्रांस में किस नए सामाजिक समूह का उदय हुआ था? तो यह नया सामाजिक समूह था मध्यम वर्ग। ऑप्शन डी। राजा के दैवी और निरंकुश सिद्धांतों का खंडन किसने किया था? तो यह किया था जॉन लोक ने। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना किसने की थी? द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना मोंटेस्क्यू ने की थी। मोंटेस्क्यू ने भी राजा के दैवी सिद्धांतों का खंडन किया था, लेकिन इससे पहले लोक ने भी खंडन कर चुके थे। अगला प्रश्न है, टू ट्रेटाइजेस ऑफ द गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी थी? यह पुस्तक भी जॉन लोक महोदय ने लिखी थी। जॉन लोक ब्रिटिश के दार्शनिक थे, अर्थात अंग्रेज दार्शनिक थे, जिन्होंने टू ट्रेटाइज ऑफ द गवर्नमेंट पुस्तक लिखी थी, और इसी पुस्तक के माध्यम से इन्होंने राजा के दैवीय सिद्धांतों की आलोचना की थी। अगला प्रश्न है, लुई 16वां के नए करों के अनुमोदन के लिए एसेस जनरल की बैठक कब बुलाई थी? लुई 16वें ने एसेस जनरल के अनुमोदन के लिए जो बैठक बुलाई थी, यह बैठक बुलाई थी 5 मई 1789 को। 8वें का डी आपका सही आंसर होगा। 5 मई 1789 को लुई 16वें ने करों के नए अनुमोदन के लिए बैठक बुलाई थी। अगला प्रश्न है, एसेस जनरल की बैठक में एसेस के कितने सदस्य थे? यहाँ पर आप कर लेंगे तीसरे स्टेट के कितने सदस्य थे। एसेस जनरल में तीसरे स्टेट के कितने सदस्य थे? तो तीसरे स्टेट के कितने सदस्य थे? 600 सदस्य थे। 300 प्रथम स्टेट के थे, 300 द्वितीय स्टेट के थे और 600 थर्ड स्टेट के थे। तो याद रखेंगे इसे। आंसर होगा ऑप्शन ए 600 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की थी? दोस्तों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक अनुबंध की इसकी रचना रूसों ने की थी। याद रखेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को सामाजिक अनुबंध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तीसरे एसेस के प्रतिनिधि वर्षा के इंडोर टेनिस कोर्ट में कब जमा हुए थे? जब आपको बताया था जो तीसरा कोर्ट था उसमें जो तीसरे वर्ग के लोग थे, तीसरा स्टेट तीसरे वर्ग के लोग थे, जब राजा ने सभा बुलाई थी संविधान बनाने के लिए, नियम टैक्स लागू करने के लिए, तो इंडोर कोर्ट में तीसरे लोगों ने मना कर दिया था। वो 20 जून 1789 ईस्वी को कब 20 जून 1789 को इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए थे, जहाँ पे टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई थी। तो 20 जून 1789 को ये टेनिस कोर्ट में जमा हुए थे। अगला प्रश्न है, कुछ भीड़ ने बास्तिल के किले पर धावा बोला था जब फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी 14 जुलाई 1789 को, तो बास्तिल के किले पर धावा बोलने के साथ ही शुरू हुई थी। याद रखेंगे 14 जुलाई 1789 ईस्वी को ही बास्तिल के किले पर धावा बोला गया था। नेशनल असेंबली अर्थात राष्ट्रीय सभा ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया था। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा किया था 1791 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राजदंड किसका प्रतीक था? तो राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक था। राजदंड किसका प्रतीक था? शाही सत्ता का प्रतीक था। अगला प्रश्न है, राजतंत्र का अंत करके फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? तो एक बार फिर सुनेंगे, राजतंत्र का अंत करके फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? जैसे कि आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, 1791 में संविधान प्रारूप पूरा कर लिया गया था। उसी के बाद 21 सितंबर 1792 ईस्वी को 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर लिया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किस काल को आतंक का युग कहा जाता है? किस काल को आतंक का युग कहा जाता है? आतंक का युग कहा जाता है 1793 1795 को। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यह है 1793 से 1794 ईस्वी।
1794 को आतंक युग कहा जाता है। फ्रांस की महिलाओं को अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो फ्रांस की महिलाओं को अधिकार प्राप्त हुआ था 1946 ईस्वी में। कब हुआ था? 1946 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फ्रांस उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? तो फ्रांस के उपनिवेशों से जो अंतिम उन्मूलन किया गया था वह 1848 को किया गया था। ये आपके इतिहास के प्रश्न थे। अभी हम बात कर रहे हैं भूगोल के प्रश्नों पर। भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जैसे भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपको सभी को पता है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन 1 आपका सही आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न है, भारत का विस्तार किन किन अक्षांश वृत्तों के बीच हुआ है? इसका भी ऑप्शन बी ही सही होगा। ऑप्शन बी है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक भारत अक्षांश वृत्तों के बीच में स्थित है। एक बार फिर सुनेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक भारत अक्षांश वृत्तों के बीच में स्थित है। अर्थात जो भारत का अक्षांश विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। अगला प्रश्न है, भारत का देशांतर रेखीय विस्तार बताइए। तो भारत का देशांतर रेखीय विस्तार की हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। यदि पूछा जाता है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा होगा, तो भारत का पूर्वी देशांतर होता है 97 डिग्री 25 मिनट, जो कि अरुणाचल में लाइज करता है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को 2 बराबर भागों में विभक्त करता है? तो आपको एक बताया था कर्क रेखा, जो कर्क वृत्त है ये भारत को 2 बराबर भागों में विभक्त करता है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भाग के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह दक्षिण पूर्व में स्थित है और लक्षद्वीप द्वीप समूह भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लक्षद्वीप समूह को प्रवाल द्वीप समूह क्यों कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। लक्षद्वीप समूह को प्रवाल द्वीप समूह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रवाल सूक्ष्म कीटों के अवशेषों से बना होने के कारण। प्रवाल को होते हैं बहुत सूक्ष्म कीट होते हैं जो खाली आंखों से नहीं देखे जा सकते, तो उनके अवशेषों से बना होने के कारण लक्षद्वीप समूह को प्रवाल द्वीप समूह कहा जाता है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप का अक्षांशीय विस्तार बताइए। लक्षद्वीप का अक्षांशीय विस्तार होता है 10 डिग्री उत्तर से 13 डिग्री उत्तर। लक्षद्वीप का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 10 डिग्री उत्तर से 13 डिग्री उत्तर लक्षद्वीप का अक्षांशीय विस्तार होता है। और अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की हम बात करते हैं तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में के स्थानीय समय में कितना अंतर है? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर आता है। कितना अंतर आता है? 2 घंटे का अंतर आता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस यामयोत्तर को स्थानीय मानक समय माना जाता है? तो यह था आपका 82 डिग्री 30 मिनट, जो भारत के इलाहाबाद प्रयागराज जिले के मिर्ज़ापुर क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो कौन सा आंसर से हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत के 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व जो यामयोत्तर अर्थात देशांतर रेखा है, इसे भारत का स्थानीय मानक समय माना जाता है। भारत की मानक यामयोत्तर किस स्थान से होकर गुजरती है? तो अभी आपको बताया इलाहाबाद के पास से मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, भारत के सुदूर पूर्वी राज्य का क्या नाम है? भारत के सुदूर पूर्वी राज्य अर्थात भारत के सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है? तो भारत के सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश राज्य स्थित है। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश राज्य स्थित है। भारत का अगला प्रश्न, भारत के देशांतर विस्तार कितने देशांतरों में है? तो भारत का जो देशांतर विस्तार होता है ये 30 देशांतर में हो जाता है। कितने देशों में हो जाता है? 30 देशांतर में हो जाता है। 67 डिग्री से लेकर के 68 डिग्री से लेकर के कहाँ तक? 97 डिग्री तक। तो ये 30 देशांतर में भारत का विस्तार हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, भारत विश्व के 7 बड़े देशों में कौन सा स्थान पाता है? ये सभी को पता है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान पर आता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान आता है? 7वें स्थान पर आता है। प्रश्न थोड़ा घुमा के दिया हुआ है कि 7 बड़े देशों में, अर्थात वही पूछा है भारत क्षेत्रफल के स्थान पर कौन सा स्थान पर? 7वें स्थान पर। चीन भारत से कितना बड़ा है? चीन भारत से 3 गुना क्षेत्रफल में बड़ा है। कितना बड़ा है? 3 गुना क्षेत्रफल में 3 गुना बड़ा है। भारत के दक्षिण में 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? अब देखिए, मालदीव और श्रीलंका और पाकिस्तान। पाकिस्तान तो दक्षिण में नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान ये दक्षिण में नहीं है, बांग्लादेश ये दक्षिण में नहीं है। तो कौन सा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मालदीव और श्रीलंका भारत के दक्षिण के पड़ोसी देश हैं।
बंगाल की खाड़ी में स्थित कौन सा संघ राज्य है? तो बंगाल की खाड़ी में एक ही संघ राज्य है, वो है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। किस स्थान पर भारत की 3 जल राशियाँ एक दूसरे से मिलती है? भारत की, ये चीन नहीं है, ये है 3 भारत की 3 जल राशियाँ कौन से स्थान पर मिलती है? तो ये मिलती है आपकी कन्याकुमारी में। कौन मिलती है? कन्याकुमारी में तीन जल राशियाँ एक दूसरे से मिलती है, तो याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। कौन सा सागर है? हिंद महासागर स्थित है। अब आपके प्रश्न हो गए राजनीति शास्त्र। आज़ादी के समय से जिम्बाब्वे का शासक कौन बना हुआ था? तो आज़ादी के समय से मैंने आपको बताया था कौन बना हुआ था? रॉबर्ट मुगाबे। जिम्बाब्वे का शासक कौन था? रॉबर्ट मुगाबे। किस देश में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं है? तो ये है सही आंसर होगा, सऊदी अरब में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं है। जानू पीएफ क्या है? जानू पीएफ जिम्बाब्वे की एक राजनीतिक दल है, अर्थात एक राजनीतिक पार्टी है जानू पीएफ। अगला प्रश्न, किस देश में जनमत संग्रह और प्रस्ताव अधिकार की व्यवस्थाएं मौजूद है? तो जनमत संग्रह और प्रस्ताव अधिकार की व्यवस्था मौजूद किसमें है? ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, स्विट्जरलैंड। वह शासन प्रणाली जिसमें शासन की सत्ता एक ही व्यक्ति अथवा दल के हाथ में होती है, तो वह दल तानाशाही या डिक्टेटरशिप या अधिनायकवाद कहलाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अधिनायकवाद या तानाशाही। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंसद किसे नियुक्त करती है? राष्ट्रीय जनसंसद किस देश की संसद है? राष्ट्रीय जनसंसद श्रीलंका की, राष्ट्रीय जनसंसद चीन की संसद है, और चीन की संसद किसको नियुक्त करती है? देश के राष्ट्रपति को नियुक्त करती है। देखिए अगला प्रश्न आ गया आपका, चीनी संसद का क्या नाम है? तो चीनी संसद का नाम है राष्ट्रीय जन संसद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चीन और मैक्सिको अलोकतांत्रिक क्यों है? अब चीन और मैक्सिको अलोकतांत्रिक अर्थात जहाँ पर लोकतंत्र ना हो, वो इसलिए क्योंकि लोग यहाँ पर मतदान नहीं कर सकते। जब मतदान नहीं कर सकते तो वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। अगला प्रश्न देखिए, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। मैंने कई बार आपको क्लास में बताया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। किसकी परिभाषा है? अब्राहम लिंकन की परिभाषा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा आगे हो गया, चलिए देखते हैं। एक प्रश्न और बचा हुआ आपका, विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बुरा अकाल किस देश में पड़ा था? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये अकाल पड़ा था आपका जिम्बाब्वे देश में। कहाँ पड़ा था? जिम्बाब्वे में। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप अपने कमेंट्स पास कर सकते हैं, अपने शेयर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, वेलकम।